तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 अस्थि संस्थान। क्योंकि ये बहुत लंबा है इसीलिए आज हम फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ चुके हैं अस्थि के प्रकार, शरीर की विभिन्न अस्थियां, अस्थियों की संख्या, शरीर की विभिन्न अस्थियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्थि संस्थान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। हमें क्योंकि अस्थि संस्थान को पढ़ना है और अस्थि संस्थान एक बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए हमें इसे 3 भागों में पढ़ना होता है। पहले सिर की अस्थि, फिर धड़ की अस्थि और फिर ऊर्ध्व एवं अधः अस्थि। ठीक है। सिर की अस्थि यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, यहाँ की कितनी अस्थियाँ होती है। सिर की अस्थियों में खोपड़ी एवं चेहरे की अस्थियाँ आती हैं। खोपड़ी में 8 एवं चेहरे में 14, कुल 22 सिर में पाई जाती हैं। मतलब कुल 22 सिर में अस्थियाँ पाई जाती है। खोपड़ी की अस्थियाँ, ठीक है। खोपड़ी की अस्थियों के बारे में हम पढ़ेंगे। खोपड़ी अथवा मस्तिष्क कोष्ठ में अस्थि संस्थान मिलकर एक गुहिका का निर्माण करता है। ये अस्थि अचल संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है एवं इन हड्डियों के किनारे आरीदार बने होते हैं जो एक दूसरे से फंसे हुए रहते हैं। इन्हें हिलाने डुलाने हुए खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर के भाग को खोपड़ी का टोप तथा नीचे के भाग निचले को खोपड़ी का आधार कहते हैं। इस आधार में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से होकर रक्त वाहिकाएं एवं तंत्र वाहिकाएं गुजरती हैं। खोपड़ी या कपाल की 8 अस्थियां निम्नानुसार है। ललाट अस्थि, पार्श्विका अस्थि, संखा अस्थि, चमगादड़ी अस्थि, पश्चक पालिका अस्थि और सक्षिद्रा अस्थि। ये अस्थि खोपड़ी की अस्थि का चित्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रंटल अस्थि है, ये स्किनॉइड अस्थि है, यहाँ थाइमाइड अस्थि है, लैंगफ्रीड अस्थि है। यहाँ पर सभी अस्थियों के नाम दिए हुए हैं। अब है ललाट अस्थि। यह खोपड़ी के सामने की ओर स्थित होती है। यह नेत्र गुहा और ललाट का ऊपरी भाग बनाती है। इसका पिछला भाग पार्श्विका अस्थि से जुड़ा रहता है। यह एक बड़ी चपटी अस्थि होती है। पार्श्विका अस्थि यह संख्या में 2 होती है, सामने ललाट अस्थि से और पीछे पार्श्विका अस्थि से जुड़ी रहती है। यह कनपट्टी की हड्डी के ऊपर होती है। संखा अस्थि, ये दोनों हड्डी दोनों कान के आसपास के भाग में बनती है। संखा की तरह इसमें 2 छेद और होते हैं जहाँ से कर्ण गुहा प्रारंभ होती है। शंख के समान ही इसमें 2 छेद होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ हमें सुनाई देती है। ये इस आकार की होती है, इसलिए शंखास्थि कहते हैं। यह है चमगादड़ी अस्थि। यह अस्थि खोपड़ी का निचला हिस्सा बनाती है। यह चमगादड़ की तरह पंख फैलाए रहती है। यह मुख गुहा और मस्तिष्क का विभाजन करती है। ठीक है। यह हमारे दिमाग को और हमारे मुख गुहा को अलग अलग करती है। और ये देखिए, इसका आकार चमगादड़ के समान होता है, इसीलिए इसका नाम चमगादड़ी अस्थि है। पश्चपालिका अस्थि, ये अस्थि खोपड़ी का निचला और पिछला भाग बनाती है। इस हड्डी में नीचे की ओर एक बड़ा सा छिद्र होता है और जिसमें मेरुदंड की पहली केशिरुका कीलदार संधि से जुड़ी रहती है। इसी छिद्र से सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड में जाती है। ये जो अस्थि होती है, ये पश्चपालिका अस्थि, ये अस्थि हमारी मेरुदंड से जुड़ी होती है। अब है सच्छिद्रा अस्थि। यह नाक का ऊपरी हिस्सा और नेत्र गुहा का निचला भाग बनाती है। इसके छिद्र में भाग में घ्राण तंतु एवं दृष्टि एवं नाड़ी तंतु मस्तिष्क की ओर जाते हैं। ठीक है। सच्छिद्रा अस्थि के बारे में आप लोग समझ गए। ये हमारी नाक की ऊपरी हिस्से और नेत्र गुहा का निचला भाग बनाती है। ठीक है। चेहरे की अस्थि, चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। यह जबड़े की हड्डी के अतिरिक्त चेहरे में सभी अस्थियां अचल संधि होती हैं। ये छोटी बड़ी एवं टेढ़ी मेढ़ी आकृति की होती हैं। चल संधि और अचल संधि आप लोग समझ गए। चल संधि मतलब जो संधि, जो जोड़, जो अस्थि चलती है, मतलब कि हिलती डुलती है, उसे चल संधि कहते हैं। जबड़े की अस्थि, क्योंकि हम बोलते हैं, चबाते हैं, तो हिलती डुलती है, इसीलिए उसे चल संधि कहते हैं। और जो हड्डी हिलती डुलती नहीं है उसे अचल संधि कहते हैं। ठीक है। तो चेहरे की सभी अस्थियां हिलती डुलती नहीं है, इसीलिए जबड़े की अस्थि को छोड़कर बाकी सभी अस्थि क्या होगी, बाकी सभी अस्थि होगी अचल संधि। ऊर्ध्वहनुअस्थि, पहली क्या है, ऊर्ध्वहनुअस्थि, फिर दूसरी है अधोहनु, फिर तीसरी है गंडा अस्थि, नासिका अस्थि, सरिका अस्थि, अश्रु अस्थि और तलवासी अस्थियां, शंखाकृति अस्थियां। इस तरीके से पूरी 14 अस्थियां हमारे चेहरे में होती हैं। ठीक है। कितनी अस्थियां होती हैं हमारे चेहरे में? 14 अस्थियां होती है। ऊर्ध्वहन्वा अस्थि, ये 2 असमान आकृति वाली अस्थि होती है। ये ऊपरी जबड़ा बनाती है, इसके उभरे भाग में दांत रहते हैं। अधोहनु अस्थि, ये निचला जबड़ा बनाने वाली सिर की गतिशील अस्थि है। ये 2 भागों में विभक्त रहती है। आड़ा भाग जिसमें दांत रहते हैं और 2 खड़े भाग कंडाइल तथा कोरोनाइड प्रोसेस
होते हैं खड़े और आड़े भाग को मिलाकर जबड़े का कोना बनाते हैं। ठीक है, जो अधोहनु अस्थि होती है ये दो भागों में विभाजित होती है। यहाँ बताया गया है ये दो भागों में विभाजित होती है। एक होती है आड़ा भाग जो दांतों की तरफ होता है, और दूसरा होता है खड़ा भाग जो कोरोनाइड प्रोसेस के पास होता है। यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, कोरोनाइड सब उसके पास जुड़ा होता है। अब यहाँ पर एक आ गया गंडा अस्थि तथा कपोला अस्थियाँ। ये क्या है? ये दो अस्थियाँ गोलों का उभरा भाग बनाती है। ये जो दो अस्थियाँ होती हैं ये कहाँ का उभरा भाग बनाती हैं भाई? ये गालों का उभरा भाग बनाती है। जो हमारे गाल में उभरा भाग होता है, जो हमारे आँख के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ जो थोड़ा सा उभार होता है ये उसको बनाती है। फिर है नासा अस्थियाँ। ये दो चपटी अस्थियाँ हैं जो नाक का ऊपरी भाग बनाती हैं। सिरिका अस्थियाँ नाक के नथुनों का विभाजन करने वाली अस्थि को नाक के पर्दे की कूची का आधार ये अस्थि होती है। इसे क्या कहते हैं? सिरिका अस्थि। जो नाक के बीच में होती है, जो नाक के दोनों एरिया का जो विभाजन करती है उसे कहते हैं हम सिरिका अस्थि। अश्रुपिंडिका अस्थि। अश्रुपिंडिका अस्थि ये क्या है? अश्रुपिंडा अस्थि नासिका अस्थियों के पास नेत्र गुहा में दो छोटी हड्डियां स्थित होती है, पिंडा अस्थि कहलाती हैं। क्योंकि अश्रुवाहक नलिका इसी में से होकर आँख तक आती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अश्रुपिंडा अस्थि। तलवास्थि या अस्थि, ये दो अस्थियां तालु का निर्माण करती है, इसे तालु की अस्थियां कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तलवास्थि। शंखाकृति अस्थियां, ये दो अस्थियां नासिका पुट की भांति दीवार का निर्माण करती है, इसमें से घ्राण तंतु नासिका में प्रविष्ट करते होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शंखाकृति अस्थि। धड़ की अस्थियां। अब भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं धड़ की अस्थियाँ। अभी 7 मिनट हो चुका है, मैं 10 मिनट तक पढ़ाऊँगी, जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ाऊँगी। इसके बाद बाकी का आप लोग अगले वीडियो में पढ़ोगे, क्योंकि 10 मिनट तक आप लोग फिर अगले वीडियो में देख लेना, 10 मिनट तक मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दूँगी। फिर है धड़ की अस्थियाँ। वक्ष स्थल के पिंजरे एवं मेरुदंड की अस्थियों को मिलाकर शरीर का मध्य भाग बनता है, जिसे धड़ कहते हैं। देखो, मेरुदंड क्या है? जो पिछले पूंछ वाला हिस्सा, जो हड्डी होती है उभरी हुई जो पीठ में दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? मेरुदंड। और ये क्या है? धड़ की अस्थि। पिंजरे के समान जो होता है धड़ में, इसे कहते हैं धड़ की अस्थियाँ। वक्ष स्थल का पिंजरा और मेरुदंड, ये दो जो हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। धड़ की अस्थियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक वक्ष स्थल का पिंजरा है और दूसरा है मेरुदंड। तो वक्ष स्थल का पिंजरा को 3 भागों में बांटा गया है, कंठास्थि, फिर उरोस्थि और पसलियाँ। ठीक है, पसलियाँ अलग हो गया। कंठस्थि जो गले में होता है, उरोस्थि ये अपन आगे देखेंगे। अब मेरुदंड ग्रीवा की कशेरुका, पृष्ठभाग की कशेरुका, कटिस्थ कशेरुका, कूल्हे या त्रिकास्थि, और ये है पुच्छस्थि। ये कशेरुका के 5 भाग होते हैं। कशेरुका को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं मेरुदंड। ये समानार्थी शब्द है, कशेरुका और मेरुदंड समानार्थी शब्द है। वक्षीय पिंजरा क्या है? मेरुदंड छाती की हड्डी और पसलियां मिलाकर छाती का पिंजरा बनाती है। यह पिंजरा अस्थि तथा उपास्थि का बनता है। इसका निचला भाग ऊपर के भाग की अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ा होता है तथा पिछला भाग आगे वाले भाग के से लंबा होता है। ठीक है, हल्के पीछे की ओर 12 कशेरुकाएं, सामने उरोस्थि तथा पार्श्व में प्रत्येक ओर 12 पसलियां होती हैं। पसलियां पीछे मेरुदंड के कुछ गोलाई में से सामने की ओर आकार छाती की हड्डी से जुड़कर एक पोला पिंजरा बनाती है। यह पिंजरा नरम अस्थियों द्वारा निर्मित होने के कारण स्वच्छवास प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पड़ता। इसके कारण इसके अंदर शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़ा सुरक्षित रहते हैं। साथ ही यह यकृत, प्लीहा, गुर्दे के संस्थान में भी सहायक होता है। ठीक है, अब कंठस्थि जो हमारे गले में होती है। अब देखो 9 मिनट हो चुके हैं, अब थोड़ी देर बाद 10 मिनट हो जाएंगे। अब कंठस्थि को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अगले पेज को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्वर तंत्र के कुछ ऊपर अंगुलियों के दबाने पर एक अस्थि प्रतीत होती है, इसे कंठस्थि कहते हैं। जीभ को सहारा देती है। ठीक है, ये कंठस्थि हो गई। अब हम आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, जो हमारा 14 पेज नंबर 14 से जो बच गया है, इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताते रहिए। और बिल्कुल ऐसे ही बुक की हेल्प से पढ़ते पढ़ते आप लोग अपनी बुक को सामने रखिए और उससे देख करके, और जो मैं समझाते जा रही हूँ इसको समझते समझते पढ़ते रहिए। नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे। पेपर के टाइम पे मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि क्या मोस्ट IMP है, क्या आता है,
है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ तक मैं आप लोग को छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो आप लोग के सही विकल्प चुनने वाले क्वेश्चन है वो भी दिलाने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोग के कमेंट पे आएंगे। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।